अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इस माली साल पाकिस्तान को 41 अरब डॉलर चाहिए। वो क्यों हमें चाहिए? जाहिर है कि जो पुराने हमने कर्जे लिए उनकी वापसी के लिए, उन पर जो सूद की अदायगी करते हैं उसके लिए, और जो हमारा करंट अकाउंट का खसारा है उसको पूरा करने के लिए, और फिर जो बाकी हमारी ज़रूरियात हैं उसके लिए हमें 41 अरब डॉलर चाहिए। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जाहिर है कि IMF का जो प्रोग्राम है उसकी बहाली की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब IMF का प्रोग्राम बहाल होगा तो जाहिर है कि उसके नतीजे में जो बाकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से हमें कुछ डॉलर मिलने की उम्मीद है, और फिर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो हमारे यूजुअल फ्रेंड्स हैं, उनसे हमें इमदाद की तवक्को है या कर्जों की तवक्को है। लेकिन शहबाज, लगता ये है इससे पहले तो ये होता था कि ज़ाहिर है कि IMF के साथ भी हमारे मुज़ाकरात चलते रहते थे। जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जब भी हम उनके सामने अपनी दरख्वास्त रखते थे तो शायद वो बहुत सी शराइत भी नहीं लगाते थे और हमारी मदद कर देते थे। लेकिन शायद क्या बल्कि यकीनन इस दफ़ा मामलात कुछ बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि वो सारे कह रहे हैं कि पहले आप IMF के प्रोग्राम में जाएं, और उसके अलावा अब शायद जो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी IMF की तरह हमारे पे कुछ शराइत आयद कर रहे हैं, उसके बगैर वो हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये बात ठीक है आपकी कि वो जो पहले हमारा फ्री लंच का सिलसिला था वो अब तकरीबन बंद हो चुका है। आपको याद है कि 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे तो सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को मुफ्त तेल की फैसिलिटी दी गई थी, जो दुनिया को उस वक्त पता भी नहीं था, और पता तब चला जब इनकी मिलिट्री की गवर्नमेंट आई और उन्होंने चीज़ें डिस्क्लोज कर दी। फिर 2014 में जब PMLN की हुकूमत थी तब सऊदी अरब ने $1.5 अरब का पाकिस्तान को एक ग्रांट दी, जिसको कभी कोई वापसी नहीं थी। ये सिलसिला चलता रहा और पाकिस्तान की ज़रूरियात बढ़ती रही, और जो हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी थी, जो हमें वो काम करने थे जिसकी वजह से हमें बार बार अपने दोस्त ममालिक के पास, चीन के पास, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात के पास जाके पैसे मांग कर उनको शर्मिंदा ना करना पड़े, वो चीज़ें बजाय कि हम ऐसी करते कि हम उनके पास ना जाना पड़ता, बल्कि सारे मामलों से उलट चला गया। अभी भी जब ये PMLN की हुकूमत आई तो आपको पता है कि जो सबसे पहले बात आई थी कि इनके चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इनके मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, कर्जा मिल जाएगा और पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, दुनिया को पता चल गया कि बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसको ठीक करना है। तो ना तो सऊदी अरब से हमें फौरी तौर पर कोई बेल आउट पैकेज मिला, और जब सऊदी अरब से हमें कोई बेल आउट पैकेज नहीं मिला तो वहीं से फिर प्राइम मिनिस्टर, उनका एक अनस्केड्यूल्ड विजिट हुआ मुत्तहिदा अरब अमारात का, और वहां से फिर कर्जे की दरख्वास्त की गई। उसका जवाब उन्होंने उस वक्त फौरी तौर पर नहीं दिया। उन्होंने एक मिशन पाकिस्तान भेजा। आपको याद होगा कि मई के पहले हफ्ते में, ईद से 1 या 2 दिन पहले, UAE की एक टीम पाकिस्तान आई। लाहौर में उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने एक ऑफर पाकिस्तान को की। ये ऑफर जो थी वो अनयूजुअल थी। ऑफर ये थी कि हम आपको मजीद कोई कर्जा नहीं देंगे, बल्कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। उसका हल ये है कि आप अपनी कंपनियों के 10% शेयर जो हैं, जो कंपनियां स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं, उसमें सिविलियन गवर्नमेंट की भी कंपनीज हैं, और उसमें आर्मी की जो इंस्टीट्यूशन है, फौजी फाउंडेशन है, उनकी दूसरे उनके जो इंस्टीट्यूशन है कमर्शियल, उनकी भी कंपनीज लिस्टेड है। उनके 10% के शेयर्स हमें बेचें आप, और उसके बदले में हमें एक बोर्ड के ऊपर, हर कंपनी जो जिसके भी हम शेयर खरीदेंगे उसके बोर्ड के ऊपर हमें एक सीट चाहिए। तो उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने काम करना शुरू कर दिया। अब जो मेरे जराए बता रहे हैं कि ये चीज़ थोड़ी सी हुकूमत के लिए भी थी। फिर आपको याद है कि वो एक स्टेटमेंट भी आई कि सऊदी जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी अब करेगा। हम सरमायाकारी चाहते हैं, हम कर्जे नहीं चाहते। हम तो बेसिकली कर्जे ही चाहते थे। और इसका एक बैकग्राउंड ये है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आपको याद है कि नवंबर-दिसंबर 2018 में ही मुत्तहिदा अरब अमारात से $6 अरब पैकेज की बात की थी। बाद में UAE किसी बात पर नाराज हुआ और पैकेज की जो अमाउंट थी वो कम होकर हो गई थी $2 अरब। तो $2 अरब हमने 3 साल के लिए लिया था, वो वापस हमने इस साल फरवरी-मार्च 2022 में करना था, नहीं कर सके। उसको फर्दर UAE ने 1 साल के लिए रोल ओवर कर दिया। ना सिर्फ ये, 1990s का भी $450 मिलियन का हमने मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्जा लिया हुआ, जो आज तक वापस नहीं किया। तो उनको ये तो समझ आ गया कि ये जो पहले पैसे हमने दिए हैं ये तो वापस नहीं आएंगे। इनफैक्ट वो देने नहीं चाहते। बिल्कुल। इनफैक्ट जो सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात की नौयत है, आपने खुद कहा
कि वो 1998 के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो या इवन बाद में जो भी उन्होंने मुश्किल औकात में, इवन आपको जब कर्जा देकर भी दिया कर्जे के नाम पे, लेकिन बाद में उसको ग्रांट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन फिर हमने ही अपने प्रोग्राम में किया कि पिछले साल ही हमने देखा कि जब हमारे कुछ इश्यूज पर इख्तलाफात हुए तो सऊदी अरब ने वो पैसे हमसे वापस भी लिए। तो वो अब हम जो पुराने जो एक आदत है हमारी उस तरह कि शायद इस दफा भी हमें उस तरह के फ्री लंच या अगर वो कर्जा देंगे भी तो वापस नहीं मांगेंगे या इन द लॉन्ग रन ग्रांट में कन्वर्ट करने के, वो होने वाला नहीं। अब अच्छा, इसके अंदर ये जो है तो बुनियादी तौर पर डोंट यू थिंक कि ये एक बेहतर ऑप्शन है हमारे लिए? अगर फर्ज करें कि यूएई, जाहिर है कि उनकी जो कंपनीज हैं अगर शेयर्स खरीदते हैं हमारी कंपनीज के और इवन के बोर्ड में भी बैठते हैं, तो उससे जो हमारी कंपनियां हैं, कहते हैं ना कि जब बड़ा कोई सरमायादार आए किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो उस कंपनी की वैल्यू वो बढ़ जाती है, और दूसरा वो अगर कर्जा नहीं होगा तो हमें वापस भी नहीं करना पड़ेंगे। तो डोंट यू थिंक करंट सिचुएशन में इट्स अ बेटर प्रपोजल? प्रिंसिपली ये बात ठीक है मुत्तहिदा अरब अमारात की, कब तक आप भीख मांगते रहेंगे? अपने असासे बेचें और अपने काम को चलाएं। अगर आपने अपने वसाइल नहीं बढ़ाने, पहली ऑप्शन तो वसाइल बढ़ाने की है ना, वो तो आप बढ़ा नहीं सकते इन हालात के अंदर जो हुकूमत की जिस तरह की मिसमैनेजमेंट इस गवर्नमेंट की भी और पिछली गवर्नमेंट की भी, तो दिस इज अ बेटर ऑप्शन। लेकिन मेरे जो वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल से बात हुई थी इस टॉपिक पे, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल एक फ्रेंडली कंट्री से, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा फ्रेंडली कंट्री से हमें ये एक ऑफर आई है और हम ये चाह रहे हैं कि इसका अरेंजमेंट ऐसे हो कि हम अपने शेयर्स बाय बैक कर लें, कि 3 साल के लिए हम उनसे अमाउंट लें, उसके बदले में गिरवी उनके पास कंपनीज के शेयर रखें, और अगर हम इस काबिल हुए कि 3 साल बाद पैसा वापस कर सकेंगे तो हम पैसा वापस कर देंगे और उनको 3-4% शरह सूद उसके ऊपर दे देंगे जो उनका पैसा होगा। अगर हम नहीं वापस करने के काबिल हुए, जो कि हम नहीं है, तो फिर वो कंपनीज के शेयर ले जाएं। तो इसमें एक तो इशू है। दूसरा, इसके अंदर अगर नाज़रीन यूएई की ये जो यूएई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाह रहा है, ये थ्रू सॉवरन वेल्थ फंड के जरिए करना चाह रहा है, और यूएई के 5 टॉप के जो सॉवरन वेल्थ फंड्स हैं, वो दुनिया के जो बड़े सॉवरन वेल्थ फंड्स के अंदर उनका नाम आता है। वो जैसे उनका अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, उनकी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ अबू धाबी है, मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो शायद पाकिस्तान में सरमायाकारी करना भी चाह रही है, अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी और एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है। तो अगर इन फंड्स के जरिए पाकिस्तानी कंपनीज के हिस्से खरीद लिए जाते हैं तो मेरा ख्याल ये पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट और इन कंपनीज का जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जैसे OGDCL है, PPL है, मारी कंपनी है, फिर इसके अलावा आपका नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस कंपनी है, सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड है, PIA है आपकी, 1-2 पावर सेक्टर की कंपनी है, और फौजी फाउंडेशन की जो कंपनीज है, अगर ये इसके अंदर 10% शेयर होल्डिंग हो जाती है तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए एक बुरा सौदा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है, हमारा जो यूजुअल ब्यूरोक्रेटिक एक निज़ाम है और आपने जो लॉज, आपके रेगुलेशंस पाकिस्तान के और जो फ्रेमवर्क्स हैं, उसमें इस किस्म की निगोशिएटेड डील की गुंजाइश नहीं है। जो कवानीन है पाकिस्तान को, उसके मुताबिक अगर किसी भी कंपनी के आपने हिस्से फरोख्त करने, ये कंपनी को पूरी को बेचना है या आधी बेचनी है, तो उसके लिए एक मुसाबती कमीशन का, एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन का ऑर्डिनेंस है, उसके अंदर निगोशिएटेड सेल नहीं हो सकती। अब हुकूमत के सामने यही सबसे बड़ा मसला है, और जो मेरे जराए बता रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जो हुकूमत है वो इसके ऊपर काफी फ्रस्ट्रेटेड भी है कि इसी किस्म की हमने एक ऑफर मिस्र को की थी यूएई ने तकरीबन 2-3 माह पहले, और उन्होंने विद इन 2 to 3 वीक्स उन्होंने वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट की और $2 अरब की वहां पे सरमायाकारी की। और पाकिस्तान में इस बात को अब 2 माह हो गए हैं, 3 मई को गालबन ये मीटिंग हुई थी, आज हम 2 जुलाई में की डेट है आज, और 2 माह के अंदर पाकिस्तान इसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं दिखा सका। नैब का खतरा है, पेपरा रूल्स की वायलेशन है। तो कामरान, इसके अंदर एक ऑप्शन है, वो ये हो सकती है कि जिस तरह हमने चीन के साथ एक सीपेक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत कुछ काम किया था, उसके तहत एक ऑल चीन एक कंपटीशन था कि चीनी 3 कंपनियां थी, उन्होंने जैसे मुल्तान सखर मोटरवे थी, 3 चीनी कंपनियों ने उसके लिए बिडिंग की और जो बेस्ट प्राइस थी वो उन्होंने तीनों कंपनीज की तरफ से उसके ऊपर वो ठेका उनको दे दिया गया। तो शायद एक ऑप्शन ये हो सकती है कि वजारत खजाना, जो मेरे जराए बता रहे हैं, इसके ऊपर कुछ मीटिंग्स हुई हैं कि वजारत खजाना एक फ्रेमवर्क बना के काबीना को भेजेगी, काबीना उसका अप्रूवल देगा, और अगर अप्रूवल हो जाता है उसका और उसके ऊपर कंसेंसस पाकिस्तानी अथॉरिटीज के दरमियान हो जाता है तो फिर यूएई को ऑफर किया जाएगा, ठीक है आप इन कंपनीज के शेयर। अगर यूएई आपको ये कह रहा है कि एक इंडिपेंडेंट इवेल्युएटर हुकूमत पाकिस्तान लगाए, एक हम लगाएंगे, ये फाइनेंशियल सेक्टर के एक्सपर्ट्स होंगे, ये दोनों इवेल्युएटर्स जो होंगे वो कीमतों का तयन करेंगे और जो बेस्ट प्राइस होगी उसके ऊपर हम आपसे डील करेंगे। लेकिन जितना हमें ये डॉलर चाहिए तो बेहतर है कि जो भी फैसला करना है क्विकली किया जाए, अदरवाइज हमारे पास ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं। अब इशू ये है कि जैसे स्टार्ट में भी मैंने
मैंने कहा कि इस माली साल में हमारी जो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स हैं वो 41 अरब डॉलर की हैं, और जाहिर है कि इसका मतलब ये है कि मजीद हमें कर्जे लेने हैं। माजी में भी हम डिस्कशन करते रहे कि अब हमारी हालत ये आ गई है कि हम इवन के अपनी रोड्स, पार्क्स और बड़ी बड़ी जो सरकारी इमारतें हैं उनको गिरवी रख के हम कर्जे लेते हैं, और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने भी ये किया। और ये जो गवर्नमेंट है, अब ये भी सुना है कि कुछ जो पाकिस्तान के असासे हैं उनको गिरवी रख के अब कर्जे लेने जा रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोई स्कूक जो बॉन्ड, आप जो इस्लामिक बॉन्ड फ्लोट करते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, उसके पीछे कोई ना कोई असासा आपको प्लेज करना पड़ता है। अनलाइक यूरो बॉन्ड जहां पे आप इन्वेस्टर को बेहतर रेट ऑफ रिटर्न देते हो और कोई असासा प्लेज नहीं करना पड़ता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो थे, उन्होंने जून 2021 में उनकी काबीना ने मंजूरी दी थी पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और जो तमाम आपकी मोटरवेज हैं उसके ज़्यादातर हिस्से वो इन्होंने प्लेज कर दिए, और प्लेज करने के बाद इन्होंने कोई तकरीबन 2000 अरब रुपए का कर्जा पिछले एक साल में। वैसे ये सुकूक बॉन्ड होता तो ये सिंबॉलिक है, मतलब कहने के तो हमने गिरवी रखा है, बट इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अगर आप खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट करते हैं तो जहां से आपने कर्जा लिया है तो नहीं, वो सिंबॉलिक नहीं है। पहले तो बहुत डिफॉल्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं, सॉवरेन डिफॉल्ट्स होते नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए तो फिर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो होगा वो इन्वेस्टर का होगा, हमारा नहीं है। फिर वो आएगा, वो उसके ऊपर आपके जहाज उड़ाने की या ना उड़ाने की इजाजत देगा। ये बिल्कुल सिंबॉलिक नहीं होता। अच्छा, चूंकि वक्त की कमी है, बड़ा क्विकली इसको रन कर लेते हैं। नाज़रीन, 21 जून को काबीना की जो मीटिंग हुई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदारत में, उसके अंदर पाकिस्तान ने अपने 6 मजीद असासे जो हैं उसको गिरने का फैसला किया, और इन असासों में जो है वो हमारा जो समंदर के ऊपर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है सी पोर्ट का, वेस्ट वाफ और ईस्ट वाफ जो फैसिलिटीज हैं, वो जो पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो होटल्स मोटेल्स हैं वो भी गिरवी रखने का फैसला हुआ। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो गिरवी रखने का, इस्लामाबाद मेट्रो और जो जीटी रोड है, मशहूर रोड है, तारीखी रोड है, वो भी हम गिरवी रखने जा रहे हैं। और फाइनली जो इंडस हाईवे है जो लिंक करती है पंजाब को और सिंध को, उसको भी गिरवी रखने की बात हो रही है। तो ये हैं वो पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात, जहां पे दोस्त ममालिक कर्जा नहीं दे रहे, तमाम चीजें हम गिरवी रख रहे हैं। और इन हालात के अंदर अब हुकूमत ने फैसला करना है कि वो शॉर्ट टर्म में तो ये सारी बातें ठीक है, कि लॉन्ग टर्म में मुल्क ऐसे ही चलाना है या नहीं, ये हुकूमत फैसला करे। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी रखेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ाहिर है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान के मसाइल में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। महंगाई की शरह में हमने देखा उसमें इजाफा हुआ, उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर जो बिजली की लोड शेडिंग है उसमें भी इजाफा है और इजाफा हो रहा है। इवन के जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं 30 जून के, जो हमारा शॉर्टफॉल है वो 6000 मेगावाट है। और ये बात याद रखने की कि इस 6000 मेगावाट में जो लाइन लॉसेज हैं वो शायद शामिल नहीं है, वो भी कोई 2500 मेगावाट के करीब है। तो उसको मिला के अगर आप देखें तो शायद ये 8500 मेगावाट का शॉर्टफॉल बनता है। अब सवाल शहबाज ये है कि आपको पता है कि जब ये जो ज़्यादा जो क्राइसिस, आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी मुशर्रफ के जाने के बाद 2008 से और 2013 के दरमियान आई तो उस वक्त बहुत बदतरीन हालात थे, क्योंकि कैपेसिटी हमने अपनी इंक्रीज नहीं थी। फिर जब PMLN की गवर्नमेंट आई तो चाइनीज़ कंपनीज को इन्वॉल्व किया, अपने प्रोजेक्ट्स लगाए, और एक हद तक जो लोड शेडिंग है वो खत्म हो गई थी, टोटल खत्म हो गई थी। और फिर PTI के दौर में हमने ये भी देखा, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि PMLN वाली कैपेसिटी से ज्यादा बिजली घर बना गए हैं, हमें तो उतनी जरूरत ही नहीं थी। वाकई हम कैपेसिटी से ज्यादा अगर आप हमारे बिजली घर थे तो आज फिर हम अंधेरों में क्यों डूबे हुए हैं? देखिए लोड शेडिंग कितनी है, और ये जो मंत्रा पड़ा गया था जी कि हम आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स में हमारे 1000 अरब रुपया हम देते हैं हर साल, अगले साल ये 1400 या 1500 अरब रुपया हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा हकीकत क्या, और उनके फिर वो खैर उसकी अपनी वजूहात थी कि जी पानी का अब बहाव कम है दरियाओं में, तो बिजली आपकी जो हाइडल है वो पैदा नहीं हो रही। कोयला जो है, जिसके ऊपर भी हम बात भी करेंगे कि कोयले की सप्लाई नहीं मिल रही, तो 2000 मेगावाट के वो पावर प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं। LNG के जो पावर प्लांट्स हैं वो जो तकरीबन मेरा ख्याल 3600 मेगावाट की है शायद, वो उनको हम LNG नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो वो बंद पड़े हुए हैं। तो एक तो ये फैक्टर जिसकी वजह से जो इनके ख्याल में अवेलेबल कैपेसिटी कोई
कोई 34,000 मेगावाट जो हमें बताया जाता था, 32,000 से 34,000 मेगावाट के अगेंस्ट 24,000 मेगावाट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ये डिमांड है 30,000 मेगावाट प्लस की। अच्छा, याद रहे कि ये डिमांड भी सप्रेस्ड है, ये डिमांड कभी हमें पता नहीं चला कि एक्चुअल क्या है। एक गांव को जहां पे बिजली दे ही नहीं रहे, जहां पे कनेक्शन ही नहीं है, ग्वादर के अंदर आपका नेटवर्क ही नहीं है अपना नेशनल ग्रिड का, क्या बिजली प्रोवाइड कर सके, तो फिर आप डिमांड कैसे असेस कर लेते हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत और खुर्रम दस्तगीर ये बात मान गए हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपकी डिमांड, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपकी कैपेसिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कम है, ठीक है, और डिमांड ज्यादा है, तो चाइनीज ने 2018 में जब ये हुकूमत को बात वो की, तो ये पीएमएलएन की हुकूमत थी, इनका ये ख्याल था कि हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी आ रही है तो हमें मजीद पावर प्लांट सीपैक के नहीं लगाने, इनको पीछे कर दें। तो वो जो पावर प्लांट उस वक्त पीछे किए गए, वो क्यों पीछे किए गए? चाइनीज आपको ये कह रहे थे कि उनकी जो कैलकुलेशंस हैं, पाकिस्तान की अभी भी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ज्यादा है और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कम है। तो अगर ये सारे फैक्टर्स को जहन में रखा जाए तो मेरा ख्याल फिर कुछ लोगों को तो आपको सजा देने की जरूरत है ना। ये तो हो गए जो आपके वो फैक्टर्स थे जो कॉमन है। अब एक बहुत बड़ा जो इशू आ गया है, जो रूस और यूक्रेन की वॉर है, उसके बाद चूंकि रूस ने सप्लाईज अब यूरोप को कम करना शुरू कर दिए हैं, जर्मनी के अंदर बाकी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर की राशनिंग शुरू हो चुकी है। रूस ने कम नहीं की, बल्कि जो यूरोपियंस हैं, जाहिर है कि उन पे जो सैंक्शंस लगा रहे हैं, क्योंकि तकरीबन कोई 40% जो गैस है उसकी रिक्वायरमेंट जो यूरोप की वो पूरी करता है, आपको पता है कि रूस करता है। तो अब जो उन्होंने सैंक्शंस उनके ऊपर लगाई हैं, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2/3 वो जो गैस है जो रशिया से वो लेते हैं वो कट डाउन कर देंगे। तो अब वो क्या हो रहा है, तो अब वो दूसरे उस सोर्सेज पे आ रहे हैं कि एलएनजी की तरफ जा रहे हैं। तो इस वक्त यही वजह है कि जो एलएनजी की डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में वो बढ़ रही है, ना सिर्फ बढ़ रही है बल्कि ज़ाहिर है जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी। मसलन एक जो इंटरेस्टिंग जो एस्पेक्ट है कि हमें तो एक डॉलर की ज़रूरत है। जब छोटी ईद थी ईद उल फितर, तो उस पर गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि ज़ीरो लोड शेडिंग होगी। उस ज़ीरो लोड शेडिंग के लिए जो आदाद शुमार बता रहे हैं कि एक कार्गो हमने एलएनजी का $100 मिलियन में स्पॉट बाइंग की, $100 मिलियन जस्ट फॉर फ्यू डेज कि जीरो लोड शेडिंग हो। तो आप तसव्वुर करें कि जहां हमें एक डॉलर चाहिए, तो $100 मिलियन का अगर एक कार्गो उस वक्त मिल रहा था, अब तो और भी शायद कीमत ऊपर चली गई है, तो कहां से आएंगे हमारे पास पैसे? अब ये तो सारा प्रॉब्लम है ना कि हम सियासत करते हैं हर चीज के ऊपर। पीटीआई की हुकूमत आई, उसने पीएमएल को उसके मुर्द इल्जाम ठहराया कि कतर के साथ हमने हाईली एक्सपेंसिव डील्स की। अच्छा, अब अगर उस वक्त एक्सपेंसिव थी, जो मेरे 13.42% ऑफ द ब्रेंट प्राइस था, और बाद में वो 10.5 के ऊपर भी इनकी डील हुई, तो फिर इन्होंने क्यों नहीं की? इनको जब मौका मिला, जब ग्लोबल इकोनॉमी एक स्टेज के ऊपर बिल्कुल क्रैश कर गई थी और नेगेटिव में ब्रेंट क्रूड के 1-2 दिन सौदे होते रहे फ्यूचर के, जितने गलत हो गया था जब कोरोना वायरस का फैलाव हुआ और बिल्कुल दुनिया पर बेस्ट टाइम था कि लोगों ने बेस्ट टाइम था, आप उसमें डील करते, आपने डील्स लॉक नहीं की। अब सूरत हाल ये है कि आप दो बातें, रूस ने एक तो इनको यूरोपियंस ने भी सैंक्शंस लगाए, रूस खुद भी गैस को एज अ वेपन भी इस्तेमाल कर रहा है, तो उन्होंने भी सप्लाईज कुछ कम की है। तो ये दोनों साइड से चीज चल रही है। अब तकरीबन 3 गुना आपकी जो प्राइसेस है वो बढ़ चुकी है। अब सूरत हाल ये है कि अभी जो ईद की छुट्टियां आ रही हैं और उसके बाकी उसके ईद के हफ्ता बाद भी एक जो है, उससे पहले भी जो हुकूमत ने फैसला किया, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपका सेक्टर है उसको उन्होंने गैस की सप्लाईज मुनक़ता करने का फैसला किया। अब एक्सपोर्टर इसके ऊपर अपना शोर मचा रहे हैं कि जी हमारे जो सौदे हैं और हमारी जो डिलीवरीज हैं वो अफेक्ट होगी। ऑल्दो एक्सपोर्टर्स पे मैं ज़्यादा उनको यकीन नहीं करता, उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं। उनका ये दावा है कि ये 15 दिन गैस की सप्लाई कम होने से हमारा तकरीबन $1 अरब का नुकसान होगा। $1 अरब चले ना सही, तो ये इनको आदत है थोड़ी सी चीजों को इन्फ्लेट करने की, तो $50-60 करोड़ में भी हो, विच इज सिग्निफिकेंट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहां पे आपको $1 की जरूरत है। अब हालत यह है कि 6 महीने पहले तक जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है वो एक्सपोर्टर्स को फोर्स कर रहे थे कि आप गैस के कनेक्शंस काटें और बिजली पे आ जाए, हमारे पास सरप्लस बिजली है। तो आज ना गैस है ना आपके पास बिजली है। आई विल ब्लेम, एक बात, कल खुर्रम दस्तगीर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सारा ब्लेम पीटीआई पे डाल रहे थे। आप सारा ब्लेम पीटीआई के ऊपर नहीं डाल सकते। जो सेक्टर के जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जो पीएमएलएन के टाइम पे भी थे वो पीटीआई के टाइम पे भी थे और अब फिर पीएमएलएन के टाइम के ऊपर भी हैं, उनको अभी भी हम एड्रेस नहीं करने जा रहे। एक और जो हम गलत काम कर रहे हैं, इंतहाई गलत पॉलिसी है कि जो हम IMF के कहने के ऊपर 12 कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी बिजली की चोरी बढ़ेगी और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व
नहीं होंगे, लोग चले जाएंगे सोलर की तरफ, फिर आपको आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स भी आई देना थिंक इसके ऊपर जो बड़ी जरूरी चीज है कि एक तो जाहिर है कि जो डोमेस्टिक मिसमैनेजमेंट जो हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की रही है, होती रहती है पावर सेक्टर में, इसी वजह से तो आपकी इतना सर्कुलर डेट है। लेकिन दूसरा, अब जब हमें सोचना चाहिए कि जो असेसमेंट्स भी आ रही हैं, ये जो एलएनजी की प्राइसेस हैं, ये जो क्राइसिस है, एक ब्लूमबर्ग में भी रिपोर्ट आई थी, ये 2026 तक रहेगा। तो प्राइसेस ये इसी तरह से बल्कि मजीद ऊपर जाएंगी। और आपने अगर ज़ाहिर आपने मुल्क को चलाना है, आपने बिजली ना सिर्फ डोमेस्टिक यूजर के लिए बल्कि इंडस्ट्री को भी देनी है, तो उसको चलाने के लिए आपको अब इंतजामात करना पड़ेंगे। और एक जो कोशिश आपको याद होगा कि मियां मंशा साहब ने भी एक प्रोग्राम में हिंट दिया था कि शायद हमारी एक मुल्क से बात हो रही है, शायद कतर के डेफर्ड पेमेंट पे हम उनसे एलएनजी लें। और आपने देखा कि इसी हफ्ते आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कतर में थे, वो पहले सऊदी अरब में भी थे, माजी में वो इस तरह की डिप्लोमेसी भी करते रहे हैं। ज़ाहिर है कि हमारे पास शहबाज शरीफ ने पब्लिकली एक्नॉलेज भी किया और कल ही शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है जब वो कतर से वापस आए हैं। तो लगता ही है कि पाकिस्तान की एक तो ये कोशिश है, अगेन वही वाली बात कि हम दोस्तों से यूएई का हम तज़किरा कर चुके हैं, कतर से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो हमें डेफर्ड पेमेंट पे जो है ना वो एलएनजी अगर मिल जाए, तो अगर वो मिल जाती है तो फिर हमें कुछ कुशन मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें इस पर सोचना पड़ेगा। और दूसरा, जाहिर है कि जो हम बिजली घर चलाते हैं उसके लिए जो ईंधन इस्तेमाल करते हैं, एलएनजी तो है, दूसरा जाहिर है कि कोयले से भी जो है बिजली पैदा की जाती है। कोयले की कीमत में भी पिछले साल के मुकाबले में यूक्रेन रशिया क्राइसिस की वजह से 5 गुना इजाफा हुआ है। अब हम एक और पड़ोसी मुल्क की तरफ देख रहे हैं कि किसी तरीके से वहां से कोयला इंपोर्ट किया जाए। क्या ये पॉसिबल है? ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। कि जो मॉडर्न चाइना के जो आर्किटेक्ट हैं डेंग जाओपिंग, ये उनके इंटरप्रेटर भी रहे हैं। तो जो इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो 21st सेंचुरी की जो सारी खारजा पॉलिसी है उसका आर्किटेक्ट भी यांग चीची को समझा जाता है। तो जब ये ट्रैवल करते हैं और ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रेसिडेंट जो चीन के हैं उनको डायरेक्टली ये रिपोर्ट करते हैं, और जब ये ट्रैवल करते हैं तो यकीनी तौर पर कोई अहम पैगाम लेकर चाइनीज क़यादत की तरफ से किसी भी मुल्क में जाते हैं। तो शहबाज, इनकी मुलाकात जाहिर है अगर आप देखें तो खुसूसी तौर पर खुद जो वज़ीर आज़म ने तारिक फातमी साहब को एयरपोर्ट जा उनको रिसीव करने के लिए, इवन अगर आप फुटेज भी देखें तो खुद जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस गए तो उसमें आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ और फॉरेन मिनिस्टर बाकायदा तौर पर वो बाहर आए उनको रिसीव करने के लिए, जो उनका स्टेचर है। फिर इनकी आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई। तो जाहिर है कि ये एक सिग्निफिकेंट, जाहिर है हमारे यहाँ लोगों को शायद इतना नहीं पता, 2 चीज़ें मुझे पता चली उनके ऑब्जेक्टिव जो विजिट का था। एक तो वो जो इस वक्त आपको पता है कि हालिया सालों में, महीनों में हमने देखा है कि जो चाइनीज़ इंटरेस्ट्स हैं, जो चाइनीज़ बाशिंदे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। एक तो चाइनीज़ बड़े कंसर्न हैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर के, दूसरा कुछ ड्यूज़ हैं खास करके पावर सेक्टर्स में, उसकी रेजोल्यूशन के लिए वो चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि क्योंकि पावर सेक्टर को आप देखते भी हैं, बुनियादी तौर पर क्या इस वक्त चीन के मसाइल हैं, कौन से ड्यूज हैं जो चाहते हैं उसकी रेजोल्यूशन? 2015 में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने 2 मायदे किए, 2 उसके अंदर शिकें थी। एक शिक ये थी, बल्कि मेन जो शिक एक ही थी कि पाकिस्तान एक सीपेक का एक स्पेशल फंड बैंक के अंदर खोलेगा ताकि जो सीपेक के पावर प्लांट्स हैं वो एनर्जी सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है उससे उसको बचाया जा सके। तो उस वक्त कैलकुलेशन ये थी कि जितने भी पावर जनरेशन का एक बिल एक पावर प्लांट जो है वो जनरेट करता है, वो एक आपको इनवॉइस मिलती है, उसका तकरीबन 21 से 22% जो है वो सर्कुलर डेट पे फंस जाता है। तो फैसला 2015 में ये हुआ कि फंड बना के उसके अंदर जितनी भी इनवॉइसेज होंगी पावर प्लांट की चाइनीज की, उसके 21 या 22% के बराबर उस फंड में पैसा डाल दिया जाएगा ताकि चाइना के जो पावर प्लांट्स हैं उसको हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से नुकसान ना हो। ये किसी भी हुकूमत ने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, ना पीएमएलए ने इस वादे के ऊपर अमल दरामद किया और ना ही पीटीआई ने किया। फिर अभी चाइना की तरफ से जब दबाव आया, क्योंकि इनके चाइना की जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज टुवर्ड्स पाकिस्तान थी, उसकी पावर प्लांट्स की उनकी जो पेमेंट्स हमने करनी थी वो 340 अरब रुपए तक पहुंच गई। जब वो 340 अरब रुपए पे पहुंची तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब फरवरी में चीन गए तो जाने से पहले उन्होंने 50 अरब उनको अदायगी कर दी, पीछे फिर कोई तकरीबन 290 अरब रुपया बन गया। और फिर उन्होंने साथ यहाँ शौकत तरीन साहब से उस वक्त मेरे बात हुई, उन्होंने कहा जी हम ये फंड भी खोल रहे हैं और इसी से इसका फैसला करेगी। लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने उसके ऊपर फैसला नहीं किया फंड खोलने का। पीएमएलएन की हुकूमत आ जाती है इत्तेहादी जमातों की,
इन्होंने भी वादा कर दिया लेकिन फंड नहीं खोला। अब 300 अरब रुपए इनका आउटस्टैंडिंग हो गया। उसके ऊपर IMF ने ये शर्त लगा दी कि जी आप चीन के जो पाकिस्तान के साथ पावर परचेज और पावर सेल के जो एग्रीमेंट्स हैं उनको रीनिगोशिएट करें ऑन द लाइन जो पाकिस्तान ने नॉन CPEC जो IPPs हैं उनके साथ जो हुकूमत ने पिछले मुआहदे किए थे और 750 अरब रुपए का इन्होंने कोई बेनिफिट लिया था ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years। तो इसी किस्म के आप जो कंसेशन है वो चीन के साथ लें। अब जो चीन है वो इस चीज को दोबारा रीओपन नहीं करना चाह रहा। उन्होंने कहा कि ये सॉवरेन एग्रीमेंट्स आपने किए, सॉवरेन गारंटीज इसके पीछे और हमारी ट्रांसपेरेंट डील्स हैं, हम आपको कहीं और जगह पे तो कंसेशन दे सकते हैं, यहां से हम आपको कंसेशन नहीं दे सकते। और IMF की तरफ से हुकूमत के ऊपर यह दबाव है कि जब तक वो कंसेशन नहीं देते आप उनकी अदायगियां नहीं करेंगे। तो आप एक स्टेलमेंट की पोजीशन है, ना वो चीन उसको एग्रीमेंट को रीओपन करने को तैयार है, ना पाकिस्तान IMF की वजह से। ये तो आपने पूरा एक बैकग्राउंड बता दिया, लेकिन जो मेरी इत्तला है ज़ाहिर है कि ये जो दूसरा एक प्रेसिंग इशू है, मतलब इस पर जो मुझे कुछ जो जराए ने बताया कि जहां तक ये आउटस्टैंडिंग ड्यूज की बात है शायद इसके ऊपर कोई बातचीत हो सकती है, पाकिस्तान की मजबूरियां भी समझता है, उस पर कोई बात हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो नंबर 1 इशू है चीन के लिए वो है जो चीनी एहलकार पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं, जो उनके यहाँ पे एसेट्स हैं, उनकी सिक्योरिटी। क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर जुलाई में भी हमने देखा कि धासू में एक अटैक हुआ जिसमें 9 चीनी बाशिंदे मारे गए। उसके बाद फिर अप्रैल में कराची यूनिवर्सिटी के अंदर 3 जो चाइनीज टीचर्स हैं वो मारे गए। और मेरी इत्तला यही है कि इस जो दौरे में इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया क्योंकि चाइनीज नाराज हैं कि हमने खास करके जो कराची यूनिवर्सिटी में हमला हुआ उसके हवाले से हमने क्या अभी तक तहकीकात की हैं, क्या जो लोग इसमें मुलविस थे उनको गिरफ्तार किया, उसमें कोई पेशरफ्त हुई है। तो जो मेरी इत्तला है कि पाकिस्तानी हुकाम ने जो यांग चीची को बताया है कि जो कराची यूनिवर्सिटी हमले के जो मास्टर माइंड थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और दूसरा एक और कोई इसमें सस्पेक्ट जो मुलविस थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है। सरकारी सतह पर मैंने कोशिश की कि वजारत दाखिला से भी के तस्दीक हो सके, अभी तक उनकी तरफ से ऐसी तस्दीक तो नहीं की गई, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने चीन को बाकायदा तौर पर आगाह किया है कि हमने जो कराची यूनिवर्सिटी हमले का जो मास्टर माइंड है उसको अरेस्ट किया है। अब जो दूसरा मुतालबा है या पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है चीन के साथ, क्योंकि ये हमला किया था कराची यूनिवर्सिटी में मजीद ब्रिगेड बुनियादी तौर पर जो बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका ये एक स्पेशल सेल है या विंग है मजीद ब्रिगेड, जिसका बुनियादी मकसद जो है वो पाकिस्तान के अंदर CPEC को और जो चाइनीज इंटरेस्ट्स हैं उनको टारगेट करना है। अब पाकिस्तान और खास करके चीन ये चाहता है कि इस मजीद ब्रिगेड को जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की एक सैंक्शंस कमेटी है उसमें इसको ब्लैक लिस्ट करवाया जाए। तो इस हवाले से भी जो पाकिस्तान और चीन जो है वो मिल के काम करेंगे। तो बुनियादी तौर पर शहबाज अगेन जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त चीन का वो इस सिक्योरिटी को लेकर के ही है। और दूसरा एक और आपको पता है कि ये विजिट एक ऐसे मौके पर हुआ हाल ही में आपने देखा होगा कि एक वर्चुअल मीटिंग हुई ब्रिक्स की, ब्रिक्स जिसमें ब्राजील है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, चीन है और उसके साथ साथ उसमें रशिया साउथ अफ्रीका है। तो ब्रिक्स ज़ाहिर पाकिस्तान उसका मेंबर तो नहीं है, लेकिन उसकी साइड लाइन पर इंडिया एक ब्रिक्स प्लस मीटिंग भी हुई जिसमें तकरीबन 20 के करीब ममालिक जो हैं उनको वर्चुअली दावत दी गई। पाकिस्तान उसमें नहीं था क्योंकि उसका टाइटल भी था कि हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंसर्न शो किया कि चीन जो पाकिस्तान को अपना एक देरीना दोस्त समझता है और जो उसके मुस्तकबिल के प्लान है उसमें जो डेवलपमेंट है उसको अपना हिस्सा समझता है, तो पाकिस्तान को उसमें दावत क्यों नहीं दी गई। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से दफ्तर खारजा की तरफ से एक बयान सामने आया कि क्योंकि ब्रिक्स के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं वो इत्तेफाक़े राय से लिए जाते हैं, तो उसमें से एक जो मुल्क है उसने पाकिस्तान की इनविटेशन को ब्लॉक किया। नाम नहीं लिया हमने, लेकिन जाहिर है कि ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि वो मुल्क था भारत। अब ये सवाल ये हो रहा था कि क्या चीन की इसमें टेसिट अप्रूवल तो नहीं कहीं शामिल थी, वो हमें भी मैसेजिंग कर रहे हो। जो मेरी इत्तला है वो कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारा ये है कि ब्रिक्स के अंदर अगर आप देखें ना इस वक्त रशिया के साथ तो चलें, ब्राजील, इंडिया, जो ब्राजील, इंडिया तो हमारी मुखालफत कर ही रहा है। ब्राजील और साउथ अफ्रीका से मुझे किसी एक एहलकार ने कहा आप मुझे बताएं कि हमारे कितने अच्छे उनके साथ सिफारती ताल्लुकात, हमारी क्या नौयत है। अच्छा, वो सारा है ही क्लाउड भारत का। तो हमारे जो प्रॉब्लम है
कि हमने भी तो कोई काम नहीं किया हुआ ना। बकारी ममालिक ऐसा कुछ स्टेटस ले भी सकते हैं या नहीं? मैं सिर्फ प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं एक वर्ड ऑफ कॉशन। मेरे ख्याल हुकूमत पाकिस्तान को पता है और हमें भी अब पता चल रहा है कि अगर हुकूमत ने चीन के सिक्योरिटी के मसाइल हल ना किए तो फिर चीन की तरफ से कुछ इस किस्म का मुतालबा सामने पब्लिकली भी तो शायद ना आए, आ सकता है कि चीनी जो बूट है वो पाकिस्तानी जमीन पर बिल्कुल वो बल्कि ये बिल्कुल ये वाला, और अगर ये मुतालबा ना माना गया तो उसकी अगली भी एक स्टेज है, उसकी इंफॉर्मेशन का भी मैं विदहोल्ड कर रहा हूं। चलें, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चीन ये अब किसी हद तक मुतालबा कर रहा है या उनकी तजवीज़ है कि अगर पाकिस्तान उनके बाशिंदों को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो वो अपनी कंपनीज ले आते हैं ताकि वो पाकिस्तान के अंदर जो चीनी इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। जो मेरी इत्तला है अभी तक पाकिस्तान मेरे ख्याल में समझता है कि ये प्रपोजल काबिल अमल नहीं है और पाकिस्तान यही यकीन दहानी करा रहा है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी जो है फुल प्रूफ वो चीन को प्रोवाइड कर सकता है या जो चीनी बाशिंदे पाकिस्तान में काम करते हैं। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।